नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आपसे कहा जाए कि ताली बजाइए तो किस बात पर जोर से ताली बजाएंगे? भारत का निर्यात बढ़ गया या उससे भी ज्यादा भारत का आयात बढ़ गया? अगर यह सवाल मुश्किल है तो आयात का आंकड़ा इस सवाल से ही हटा देते हैं। अब फिर से सवाल करते हैं, आप किस पर जोर से ताली बजाएंगे कि भारत का निर्यात बढ़ा है या ज्यादातर भारतीयों की कमाई नेगेटिव हो गई है, घट गई है? क्या इस बात का कोई भी मतलब है कि आपकी कमाई नेगेटिव हो रही है, कम हो रही है और आपसे कहा जाए कि ताली बजाइए, भारत का निर्यात बढ़ रहा है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ही खबर की हेडलाइन हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में अलग अलग है। आप जानेंगे कि कैसे प्रोपेगेंडा होता है। इस वीडियो को पूरा देखिए और आम लोगों को ट्रेनों में, बसों में, जहां भी मौका मिले दिखाइए, बताइए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर जाइए तो हर समय आपको भारत की कोई शानदार कामयाबी मिलेगी। कल इन्होंने ट्वीट कर दिया कि निर्यात में शानदार प्रदर्शन हुआ है। 2022-23 के लिए निर्यात $770 अरब का हो गया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ तो करनी ही थी उन्हें। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया वहीं ट्विटर की टाइमलाइन पर कि आप तो वाणिज्य मंत्री हैं, अगर व्यापार का आंकड़ा दे रहे हैं तो क्या केवल निर्यात का ही देंगे, आयात का क्यों नहीं दे रहे हैं जो 17% बढ़ा है? किसी ने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो उतना ही है जितना था, जीडीपी का 6%, फिर काहे का इतना हंगामा? आखिर पीयूष गोयल ने आयात का आंकड़ा ट्वीट क्यों नहीं किया? जिस लेवल पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोगों को ले आई है, गोदी मीडिया ले आया है, लोग तो इसकी भी वाहवाही कर ही देंगे कि हम खरीदने लायक हो गए हैं, तभी तो ज्यादा आयात कर रहे हैं। ये लोग चाहेंगे तो किसी भी चीज की तारीफ करवा सकते हैं आपसे, आपको गड्ढे में धकेलकर आपसे ही ताली बजवा देंगे कि मिट्टी में मिलवा दिया है। गजब है। हमने उदाहरण के लिए जागरण अखबार की इस खबर को चुना है। हेडलाइन है, भारत ने निर्यात में फिर बनाया रिकॉर्ड। खबर के भीतर में आयात और निर्यात के आंकड़े दिए गए हैं। बताया गया है कि वस्तु एवं सेवा का निर्यात बढ़ा है। मार्च महीने में वस्तु निर्यात में 13% की गिरावट आई थी। जागरण में एक लाइन इस पर भी है कि व्यापार घाटा पूर्व के वित्त वर्ष 83.53 अरब डॉलर से बढ़कर 122 अरब डॉलर का हो गया है। इस खबर को पढ़कर मोटा मोटी आप यही समझेंगे कि वाकई कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। इस तरह से छापा भी गया है। चीन से आयात में कमी आई है। बताया गया है 15.43% से घटकर 13.79% हो गया है। तब भी भारत चीन से करीब 99 अरब डॉलर का आयात कर रहा है। इस भ्रम में मत रहिए कि निर्भरता कम हो गई है। अब आपको दिखाते हैं कि अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में इस खबर को कैसे छापा गया है। फिर बिजनेस लाइन और हिंदू और एक्सप्रेस की भी खबरें दिखाएंगे। इस अखबार ने निर्यात में वृद्धि को पहली खबर बनाया है, मगर इसमें जागरण से कई अलग जानकारियां हैं जो हिंदी के पाठक नहीं जान पाएंगे। क्या हिंदी के पाठक इसलिए अखबार और न्यूज चैनल को पैसा दे रहे हैं कि उन्हें मूर्ख बनाया जाए? अगर इसका जवाब हां है तो यह पहला बिजनेस सेक्टर है दुनिया का जहां लोग मूर्ख बनाने के लिए अखबारों और चैनलों को पैसा दे रहे हैं। इस मार्च में निर्यात 3 साल में सबसे ज्यादा सिकुड़ गया है। यह हेडलाइन है बिजनेस स्टैंडर्ड की, जबकि वाणिज्य मंत्री का ट्वीट और जागरण अखबार की हेडलाइन तो कुछ और कह रही है। जागरण में इसे रिकॉर्ड बताया गया है और बिजनेस स्टैंडर्ड में सिकुड़ना। इसमें तो लिखा है कि 3 साल में इतना ज्यादा निर्यात कभी नहीं सिकुड़ा है जितना मार्च के महीने में सिकुड़ा है। अगर आप पिछले मार्च से तुलना करेंगे तो 13.9% की कमी आई है। इसमें लिखा है कि ग्लोबल कारणों का असर पड़ गया है, मगर मंत्री जी का ट्वीट लिखता है कि असर नहीं पड़ा है। जबकि एक और बिजनेस अखबार बिजनेस लाइन ने इस बात की हेडलाइन बनाई है कि निर्यात से ज्यादा आयात होने से भारत का व्यापार घाटा मार्च में ज्यादा है, साथ ही निर्यात गिरा भी है। बताइए, बिजनेस अखबार लिख रहे हैं कि निर्यात कम हुआ है, गिरा है, और हिंदी अखबार लिख रहे हैं कि रिकॉर्ड बन गया है। तो इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है? क्या जो जागरण पढ़ता है उसने आज का बिजनेस स्टैंडर्ड और बिजनेस लाइन अखबार देखा होगा? आखिर ऐसा क्यों है कि इस तरह से डेटा के नाम पर सूचनाओं की डकैती हो रही है? यह तो सूचनाओं की डकैती ही है।
आपकी आंखों के सामने से खबरों को लूटा जा रहा है। अब हम अंग्रेजी के 2 और अखबारों पर नजर डालेंगे। सबके यहां कुछ है और कुछ नहीं है। हिंदू अखबार की पहली खबर है और इसकी पहली ही पंक्ति है कि लगातार दूसरे महीने गुड्स के निर्यात में गिरावट आई है। 22-23 के वित्त वर्ष में साल भर के हिसाब से निर्यात 447.46 अरब डॉलर का हुआ है, तो वहीं आयात बढ़कर 714 अरब डॉलर का हो गया है। निर्यात में ज्यादा बड़ा हिस्सा तेल का है और इलेक्ट्रॉनिक सामान का। बाकी भारत जिन 5 चीजों का बड़ा निर्यातक माना जाता है, उनमें से 3 में मामूली वृद्धि हुई है। चावल, रसायन, दवा के निर्यात में गैर मामूली वृद्धि हुई है। इतनी की बात करने की जरूरत नहीं। हिंदू अखबार ने यह भी लिखा है कि इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात घट गया है, 5.1% घटा है। कभी भारत के कुल निर्यात में इंजीनियरिंग के सामान का हिस्सा 26.6% हुआ करता था, अब घटकर 23.9% हो गया है। यह तो हिंदी के अखबार में नहीं है कि इंजीनियरिंग के सामानों का निर्यात घटा है। यह तो मंत्री के ट्वीट में भी नहीं है। क्या आप सूचनाओं की डकैती की मेरी थ्योरी को समझ पा रहे हैं, या विद्या कसम खाकर बैठे हैं कि समझेंगे ही नहीं? हिंदू अखबार की रिपोर्ट में लिखा है कि अगर कुल निर्यात में से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को हटा दिया जाए तो निर्यात में 2.8% की कमी आई है। ऐसी स्थिति को अर्थशास्त्री इसे खतरे का संकेत मानते हैं। बताइए, गिरावट को भी लोग गले की तरावट में बदल देते हैं। अगर इन अखबारों को सामने नहीं रखकर खबरों की एक एक लाइन नहीं देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि गेमर आपके साथ क्या गेम कर गए। इसलिए कहता हूं कि रवीश कुमार ऑफिशियल देखा कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, ज्वाइन भी कीजिए और गांव गांव तक इसे पहुंचाइए ताकि लोग इस खेल को समझ सकें कि उन्हें किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में विज्ञापन छपा था कि केवल 7.4% शहरी लोग अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। हमने आपको दिखाया कि अंग्रेजी में भी आप जब तक 3 अखबारों को नहीं देखेंगे सही जानकारी का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ज्यादातर पाठक हिंदी और अन्य भाषाओं के हैं। आप देखिए कि किसमें इस तरह से छपा है जो हम आपको बता रहे हैं। खबरों का खेल अब समझिए, आप बहुत देर कर चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 4 पर नीचे जाकर लिखा है कि मर्चेंडाइज व्यापार घाटा तो बढ़ गया है। 22-23 में निर्यात से ज्यादा आयात हो रहा है। यह गैप 39% का हो चुका है। मर्चेंडाइज निर्यात केवल 6% की दर से बढ़ा है, जबकि इस सेक्टर का आयात 16.51% बढ़ा है। मर्चेंडाइज का मतलब किसी भी तरह के गुड्स यानी माल से होता है जिसमें निजी या वाणिज्यिक इस्तेमाल के या रिटेल और होलसेल दोनों तरह का माल शामिल किया जाता है। आईटी सेक्टर भारत का मजबूत सेक्टर पहले से रहा है। इस सेक्टर की सेवाओं का निर्यात बढ़ा है तो निर्यात का आंकड़ा अच्छा दिख रहा है, मगर जिन सेक्टरों से आम लोगों को रोजगार मिलता है उनका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, बल्कि खराब है। तब फिर मंत्री जी क्यों वाहवाही पर इतनी जल्दी उतर आए? और करनी ही है वाहवाही तो मंत्री जी को भी पूरी बात बतानी चाहिए कि आयात बढ़ गया है, चीन पर निर्भरता बनी हुई है, इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात कम हो गया है। वस्तु उत्पादन के क्षेत्र में निर्यात कब बढ़ेगा, इसकी कामयाबी कब आएगी? पूछिए पीयूष गोयल से। 2014 में मुंबई में मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च हुआ था। 8-9 साल हो गए, अब और कितना समय चाहिए? आखिर पीयूष गोयल पूरी बात क्यों नहीं ट्वीट करते हैं? पीयूष गोयल जो मोदी सरकार के एक आला मंत्री हैं, ने कल एक आंकड़ा जारी किया कि भारत के एक्सपोर्ट 770 बिलियन डॉलर पे जा चुके हैं, कि जो हमारा निर्यात है वो 770 बिलियन पे जा चुका है। वो ये बोलना भूल गए कि इस बार जब ये आंकड़ा ये कैलकुलेट कर रहे थे तो हमेशा क्या होता है, निर्यात मतलब गुड्स, मर्चेंडाइज। इस बार कैलकुलेट करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज भी जोड़ दिया गया। मर्चेंडाइज के साथ साथ सेवाओं को भी उन्होंने इसमें जोड़ दिया, इसलिए आंकड़ा ज्यादा दिख रहा है। बताना भूल गए कि आयात 723 बिलियन डॉलर पे है, ये बताना भूल गए।
ये मोदी सरकार की एक विशेषता है। सड़क को नापना हो तो यूपीए के वक्त हाईवे कैसे नापा जाता था? 2 लेन का है या 1 लेन का है, 100 मीटर 200 मीटर जितना है उतना माना जाता था। अब हर लेन को अलग नापा जा रहा है और बोलेंगे साहब हाईवे कंस्ट्रक्शन में रिकॉर्ड तोड़ दी। रिकॉर्ड कुछ नहीं टूटा, सिर्फ नापने का तरीका बदल दिया। यही इन्होंने जीडीपी के साथ किया। लगातार आंकड़ों के साथ इस ढंग की धोखाधड़ी देश के साथ करते हैं आंकड़ों को लेकर। यह मुझे लगता है इट्स अ क्राइम कि आप इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। साहब रिकॉर्ड टूट गया। 2014 से पहले तो देश में कुछ होता ही नहीं था, जो हुआ इन्हीं ने किया। और क्या किया? आंकड़ों की धोखाधड़ी, आंकड़ों की जादूगरी भी नहीं, आंकड़ों की धोखाधड़ी। किसे अच्छा नहीं लगेगा कि भारत का निर्यात बढ़ जाए, लेकिन यह पूछना भी नागरिक की जिम्मेदारी है कि मंत्री जी आपने आयात के बढ़ने पर ट्वीट क्यों नहीं किया, अपनी कमजोरी क्यों नहीं बताई, निर्यात में भी सारी बातें नहीं बताई कि जो गुड्स का निर्यात है वो खास नहीं बढ़ा है। आम लोग अपने जीवन के अनुभवों से इन सब की सच्चाई जान लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो जानते हुए भी क्यों अनजाना बना रहता है, या उसने कसम खा लिया है कि कोई कितना भी बता दे नहीं समझेंगे। ज्यादातर भारतीयों की कमाई घट रही है, नेगेटिव हो चुकी है, फिर भी यह मिडिल क्लास बोलता नहीं, दूसरों को बोलने नहीं देता। मामला क्या है, हम एक एनिमेशन से दिखाने जा रहे हैं। कई लोगों से हमें जो इनपुट मिले हैं उस हिसाब से रोहित ने एक एनिमेशन बनाया है। एक तरह से समझिए हमने आज के समय की पुरातात्विक खुदाई की है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नीचे हमें व्हाट्सएप कॉलोनी मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप भी व्हाट्सएप कॉलोनी में ही रहते हैं। आज हम आपको इस व्हाट्सएप कॉलोनी में ले चलते हैं। कई हाउसिंग सोसाइटी और कॉलोनियां व्हाट्सएप कॉलोनी में बदल दी गई हैं। इनके व्हाट्सएप ग्रुप में वही रहेगा जो गोदी मीडिया और सरकार के प्रोपेगेंडा को ठेलता रहेगा। धर्म के नाम पर जो भी झूठ आता है, इस ग्रुप के ज्यादातर लोग झूठ का तिलक लगा लेते हैं। ये व्हाट्सएप कॉलोनी की व्हाट्सएप आंटी हैं। वैसे तो ऐसी कई आंटियां होती हैं, मगर आज एक ही आंटी काफी है। इनका काम हर दिन नफरत और झूठ का प्रचार करना है। इनके हिसाब से भारत विश्वगुरु बन चुका है, दूसरे धर्म के लोगों को सबक सिखा दिया गया है। अपने आप को सांप्रदायिक और जहरीला बनाए रखने के लिए व्हाट्सएप आंटी हर दिन नफरती मैसेज ठेलती रहती हैं। अगर आपने इनकी बातों को चुनौती दी भी तो ये और इनके साथी मिलकर आपको उसी ग्रुप के स्तर पर धर्म विरोधी, देश विरोधी घोषित करवा देंगी। 1-2 ही होते हैं जो व्हाट्सएप आंटी को जवाब दे पाते हैं, बाकी चुप रह जाते हैं, केवल सीन करते हैं, यानी देखते हैं, लिखते नहीं। ये है व्हाट्सएप अंकल, रिटायर्ड अंकिलों का सबसे बड़ा चेहरा। सोसाइटी के गेट पर दिन में 4 बार मिलते हैं। जहां जहां से प्रोपेगेंडा आता है उसे ग्रुप में ठेलते रहते हैं। ग्रुप में एक ही तरह की पॉलिटिकल बातें होती हैं। व्हाट्सएप अंकल जो भी भेजते हैं सब हाँ में हाँ करते हैं। जीवन में इतिहास की एक किताब नहीं पढ़ी होगी, मगर इन दिनों इतिहास के ज्ञाता बन गए हैं। आप इनके ग्रुप में रवीश कुमार ऑफिशियल का वीडियो शेयर करके देखिए, पता चल जाएगा। ये लोग आपके ऊपर हमला कर देंगे, ग्रुप से निकालने की बात करने लग जाएंगे कि यहां पॉलिटिक्स ना हो, जबकि खुद एक नेता का प्रचार करते मिलेंगे। व्हाट्सएप आंटी और व्हाट्सएप अंकल अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने और नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी की मांग करने वाले आपके बच्चों को गालियां देते हैं, कहते हैं आजकल के लड़के मेहनत नहीं करते, सरकारी नौकरी चाहिए। मगर ये वो लोग हैं जो आपके बच्चों में जहर का बीज बोने के लिए दिन रात अनुष्ठान करते रहते हैं। वैसे तो धर्म हमें सच बोलना सिखाता है, लेकिन ये आंटी अंकल धर्म के नाम पर सच बोलने से आपको डराते हैं, झूठ को सच मानते हैं और मनवाते हैं। व्हाट्सएप कॉलोनी की व्हाट्सएप आंटी को हमारा ये वीडियो जरूर दिखाइए। व्हाट्सएप अंकल को भी बताइए कि इन लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी को व्हाट्सएप कॉलोनी में बदलकर देश के साथ अच्छा नहीं किया। व्हाट्सएप कॉलोनी से कभी लोग तिरंगा झंडा लेकर भारत में परिवर्तन कराने निकला करते थे, आज झूठ का प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा कि निर्यात के आंकड़ों में कितने झोल हैं, मगर केवल एक आंकड़ा लेकर वाहवाही हो रही है। क्या जब फरवरी में महंगाई 6% से ऊपर थी तब ऐसी मोटी मोटी हेडलाइन छपी थी जो मार्च में मामूली कमी के समय छपी है? यही खेल आपको समझना है। भारतीयों की कमाई घट रही है,
ज्यादातर की कमाई नेगेटिव हो रही है, मगर इस सूचना को पहले गोदी मीडिया रोकता है, आप तक नहीं पहुंचने देता है, और उसके बाद कई हाउसिंग सोसाइटी में लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने से भी डर जाते हैं। इस मिडिल क्लास को कैसे अधर्म की राजनीति की चपेट से निकाला जाए, यह आज की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनौती है। खुद इस क्लास की अपनी कमाई घटी है। तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की कमाई घटती जा रही है। फिर इस देश में हिंदू मुस्लिम का मसला इतना क्यों चल रहा है? 13 अप्रैल के वीडियो में हमने उपभोक्ता आर्थिक सर्वे का एक आंकड़ा बताया, यह आधिकारिक आंकड़ा माना जाता है। इससे यही बात निकल कर आई है कि जो सबसे गरीब तबका है उसकी प्रति व्यक्ति आय 50% घट गई है। जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी प्रति व्यक्ति आय 30% कम हो गई है। जो अमीर है यानी अपर मिडिल क्लास है उसकी आय 10% से कम बढ़ी है, यानी आबादी के बड़े हिस्से की कमाई घट गई। आप इस वीडियो को किसी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके देख लीजिए कितना विरोध होता है। रिटायर्ड अंकल खूंखार हो जाएंगे कि यह सब गलत है, चारों तरफ तरक्की ही तरक्की। अभी कुछ दिन पहले के वीडियो में हमने आपको दिखाया कि स्वरोजगार करने वालों की कमाई भी नेगेटिव हो गई। 2019 में जितना कमाते थे आज उससे भी कम कमा रहे हैं। जाहिर है इस तबके के लोगों के पास YouTube देखने का समय नहीं है, ना डेटा का पैसा है, मगर जो तबका देख सकता है वो क्यों नहीं इस पर कुछ कहता है? ऐसे आंकड़ों को पहले पन्ने पर नहीं छापा जा रहा है। अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण संपादकीय पन्नों पर खिसका दिए जाते हैं। आप में से कितने लोगों के पास जॉन द्रेस का यह लेख पहुंचा होगा? क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि बिल्डिंग बनाने वाले मजदूरों की कमाई नेगेटिव हो गई है? अर्थशास्त्री जॉन द्रेस का कहना है कि 2014-15 से लेकर 2020-21 के दौरान कंस्ट्रक्शन मजदूरों की कमाई 0.2% ही बढ़ी है। अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुपात में देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन मजदूरों की कमाई नेगेटिव हो गई है। पिछले 8 साल में भारत के स्तर पर वास्तविक मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह तो भयानक है, कोई साधारण बात नहीं है। अंडा बेचने वाले, फल सब्जी बेचने वाले और अपनी मेहनत मजदूरी कर कमाने वाले लोगों की कमाई घटती जा रही है। जॉन द्रेस कह रहे हैं कि 2014-15 से 2020-21 के बीच हर साल इनकी वास्तविक मजदूरी 1% से भी कम बढ़ी है। खेतिहर मजदूरों की तो 0.9% ही बढ़ी है। जॉन द्रेस का यह लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। द्रेस बता रहे हैं कि अब आर्थिक सर्वे या बजट भाषणों में लोगों की वास्तविक कमाई या मजदूरी की बात नहीं होती है। बेरोजगारी के साथ साथ इस पर बात जरूरी है कि जो दैनिक कमाई के भरोसे है उनके लिए जीना कितना मुश्किल होता जा रहा है। एक सरकारी कर्मचारी हैं जो अपने महीने का सारा खर्चा डायरी में लिखते हैं। उनकी डायरी से पता चलता है कि केवल सरसों तेल, सफोला, रिफाइन पर उनके घर का बजट महीने का 800 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए हो गया है। जो किराना सामान 2500 का आता था अब 4000 रुपए का आने लगा है। हो सकता है कि यह मुद्दा ना हो, उनके लिए भी ना हो, धर्म की राजनीति में सनक गए हों, लेकिन क्या इसकी रिपोर्टिंग हो रही है ताकि जनता इनके कारणों को बेहतर तरीके से समझ सके? समाज के भीतर अगर आर्थिक टेंशन है, लोग किसी तरह जी रहे हैं, तो फिर उसकी बात सामने क्यों नहीं आनी चाहिए? पीयूष गोयल से पूछिए कि क्या उन्हें आम घरों की सच्चाई मालूम है? लोग अब कैमरे पर इस तरह की बातें बताने से क्यों डरते हैं? यह हिसाब भी एक सरकारी कर्मचारी का है। 1 साल पहले टैक्स के बाद हर महीने 77,000 रुपए हाथ में आते थे। उस समय महीने का घर खर्च करीब 20,000 रुपए का, बच्चों की फीस 12,000, होम लोन की किस्त 17,500 और कार लोन की किस्त 6200 रुपए थी। इसके अलावा जरूरी निवेश भी थे। लेकिन आज हाथ में टैक्स कटने के बाद 83,000 रुपए आते तो हैं, लेकिन पहले से ज्यादा आने के बाद भी खर्चा बढ़ गया है, बचत घट गई है। होम लोन की किस्त 17,500 से 22,500 हो गई है और कार लोन की EMI 6200 से बढ़कर 7,500 रुपए हो गई है। बच्चों की फीस 12,000 से बढ़कर 16,000 हो गई है, जबकि घर का मासिक खर्चा 25 से 26,000 हो गया है। पिछले साल के मुकाबले बताते हैं हालत टाइट है। इस समय मिडिल क्लास स्कूल की किताबों के दामों को लेकर परेशान है, बहुत परेशान है।
6 से 10 हजार रुपए की किताबें आ रही हैं। यह बात उसे चुभ रही है, लेकिन घर पहुंचकर जब वो न्यूज चैनल ऑन करता है तो एंटी मुस्लिम डिबेट देखकर तोंद सहलाने लग जाता है। ऐसा होता है या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से आर्थिक तंगी पर समाज में चुप्पी है, एंटी मुस्लिम डिबेट पर चुप्पी है, उससे तो यही लगता है कि मिडिल क्लास को इसमें मजा आ रहा होगा। उसे पता नहीं कि यह जहर वो अपने ही घर के बच्चों में भर रहा है। जब बच्चे डॉक्टर बनने के बजाय दंगाई बनकर घर लौटेंगे, तब शायद मिडिल क्लास समझने लायक भी नहीं बचेगा कि क्या हुआ और क्यों हुआ। पिछले दिनों हमने एक और लेख के बारे में बताया था। अर्थशास्त्री जयति घोष, सीपी चंद्रशेखर ने बताया है कि शहरों में स्वरोजगार के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनकी कमाई आज 2019 के स्तर पर भी नहीं है, यानी 2019 की तुलना में नेगेटिव हो चुकी है। आखिर अब 2014 के पहले की तरह महंगाई पर उन गृहिणियों की रिपोर्ट टीवी पर क्यों नहीं आती है जो कढ़ाई में छौंक लगा लगाकर अपनी हालत पर रोया करती थीं। अचानक ऐसा लगता है कि लोगों के बीच से लोग ही गायब हो गए। केवल आर्थिक खबरें ही नहीं, राजनीतिक खबरों को भी आपसे दूर किया जा रहा है। कर्नाटका में बीजेपी में बगावत हो गई है। कहीं बहस नहीं है कि मोदी के नेतृत्व को चुनौती दी जा रही है। गोदी मीडिया आपको दिखा नहीं रहा। जिस तरह से कांग्रेस से हर पलायन पर, हर नेता के जाने पर बहस होती है कि राहुल का नेतृत्व फेल हो चुका है, यही बताया गया था ना कि 80 साल होने पर बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। मगर 80 की उम्र में येदियुरप्पा ने ऐसी वापसी की है कि मोदी शाह को मार्ग ही नजर नहीं आ रहा। सारा खेल दर्शकों को मैनेज करने में लग गया है, तो उसकी नजर से यह घटना ही गायब कर दी जा रही है। कांग्रेस छोड़ने वाले उन नेताओं का भी गोदी मीडिया घंटों इंटरव्यू चलाता है, जिनके पीछे 5000 लोग नहीं होते हैं। क्या आपने यह वीडियो किसी गोदी चैनल पर देखा है? लक्ष्मण सवादी कर्नाटका बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, आज खुले में रैली कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ और पार्टी छोड़ रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज सवादी के हजारों समर्थक बगावत पर उतर आए हैं। अथनी विधानसभा में पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने बड़ी सभा की। लोकल मीडिया में बताया जा रहा है कि करीब 40,000 लोग आए होंगे। अब आप सवादी को यहां देखिए, कांग्रेस नेताओं के साथ बैठे हैं। बीजेपी सरकार का उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के पाले में बैठा है। मोदी शाह की मजबूरी देखिए, ईडी सीबीआई होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्मण सवादी बीएल संतोष के खास बताए जाते हैं, मगर चर्चा है कि येदियुरप्पा ने इनका टिकट कटवा दिया और केंद्रीय नेतृत्व कुछ नहीं कर सका। सवादी ने इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। कितने चैनलों पर आपने इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा है? इंटरव्यू छोड़िए, इस गोदी मीडिया ने आपकी क्या हालत की है? क्या वो देख पा रहा है या दिखा रहा है कि येदियुरप्पा ने कह दिया कि सवादी को सब दिया, पता नहीं नाखुश क्यों हैं? लिंगायत समाज के एक उपजाति से सवादी आते हैं। कर्नाटका में लिंगायत जाति का बहुत राजनीतिक महत्व है, इसके बाद भी गोदी मीडिया इस पर चर्चा नहीं कर रहा। तो इस तरह अकेले न्यूज चैनलों ने इस देश की राजनीति को बर्बाद कर दिया, विपक्ष पर हमला किया, विपक्ष को कमजोर किया और उसके उठाए मुद्दों को जनता से गायब कर दिया। आप ये बात जानते हैं, जब यह हो रहा है, तब आपको पता था और पता है कि क्या हो रहा था, क्या हो रहा है। अब इस नुकसान की भरपाई यह देश कभी नहीं कर पाएगा। हाउसिंग सोसाइटी को व्हाट्सएप कॉलोनी बनने से बचा लीजिए और व्हाट्सएप अंकिल और व्हाट्सएप आंटी से सावधान रहिए। हर हाउसिंग सोसाइटी में इनका गिरोह बन गया है। इन लोगों को अंबेडकर जयंती पर भीम गायक के सबसे बड़े गवैया सांभाजी का ये गाना सुना दीजिए। ये टिपर शूटर गेमर इतिहास इनका खोलो, ये इनसा के कसाई खुलेआम सबको बोलो, दुनिया के हर कोने में खोले है कत्ल खाने। ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे, ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे। इन धर्म से क्या मतलब, भक्ति से क्या है मतलब, भगवान से क्या मतलब, भगवान गद्दी इनकी इन्हें सत्ता से है मतलब, भगवान गद्दी इनकी इन्हें सत्ता से है मतलब। बच्चे बचाना, बस्ती बचाना, प्यारा भारत इनसे बचाना। और इनसे नोट तो लेना रे भाई, इनसे नोट तो लेना रे भाई, पर इनको वोट ना देना रे भाई। इनसे नोट तो लेना रे भाई, पर वोट ना देना रे भाई। इनसे नोट तो लेना रे भाई, पर वोट ना देना रे भाई।
इसलिए कहता हूं कि अगर इस देश के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी, तो सबसे आसान काम है गोदी मीडिया देखना बंद कर दीजिए। इतनी कम मेहनत में आप इस देश के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।